हेलो एंड वेलकम। आज हम जो टॉपिक को देखने वाले हैं वो है मगध का उत्कर्ष। हम आज देखने वाले हैं कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कौन कौन उसमें प्रथम जो वंश आए, जो राजा हैं वो इसमें आए, और मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था। इन सब चीज़ों को हम आज डिटेल में देखने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम ऐसे कुछ समझते हैं, जो बुद्धिज़्म, जो बौद्धिक जो साहित्य थे या जो जैन के साहित्य थे, उनके आधार पे भारत में क्या किया गया कि 16 महाजनपद जाने गए। उन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, कोसल, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों को जानने को मिला हमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों के माध्यम से। इनमें 4 जो उनमें इन 16 में से जो 4 मगध, कोसल, वत्स और अवंती जो महाजनपद बने, इन चारों में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा पावरफुल जो बनने की थी, इनमें होड़ लगी हुई थी। पर इन सब में जो मगध जो जनपद था, इसे प्राथमिकता मिली और यह एक समय में क्या हुआ कि इन 16 जनपदों में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली जनपद बन के, सबसे शक्तिशाली जनपद नहीं बल्कि ये बोल सकते हैं कि सबसे समृद्ध राज्य और क्षेत्र बन के ये उभरा। तो सबसे पहले तो ये देखने से पहले देखेंगे कि इसके ये सबसे सक्सेस होने का, इतना सफल होने का कारण क्या क्या था। पर उससे पहले देखते हैं कि इस मगध जो वंश था, इसकी कैसे इसके पहले राजा कौन बने। ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद के हिसाब से, जो प्रथम जो राजा बने उनका नाम था बृहद रथ। सबसे जो पहला जो इतिहास ने ऋग्वेद के हिसाब से जो पहला जो मगध का जो वंश जाना गया वो था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के जो राजा थे वो थे बृहद्रथ, ऐसा ऋग्वेद के हिसाब से माना गया। रामायण में ये जो हमारे पुराण हैं उनके हिसाब से कहा गया कि जो बृहद्रथ के जो पिता थे, बृहद्रथ के जो पिता थे, उन्होंने ही जो राजगीर जो शहर है उसकी निर्माण और उसकी स्थापना कराई हुई थी। ये आगे चलते गए और इनके बृहद्रथ के जो बेटा हुए, ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम था जो जरासंध के नाम से जानते हैं, महाभारत में इनकी चर्चा की हुई है। पर जो साक्ष्य के तौर पर अगर हम बात करें तो जो पहला जो शासक जो बन के उभरे उनका नाम था बिंबिसार, और उन्होंने जिस वंश की स्थापना करी थी वो था हर्यंक वंश। ऐसा कहा गया कि मगध साम्राज्य में जो पहला वंश, पहला साम्राज्य देखने को मिला वो था हर्यंक वंश। इसे हम नंबर 1 लिखते हैं। फिर इसके बाद आया, इसकी हर्यंक वंश की स्थापना किसने करी? तो इनकी इस हर्यंक वंश की स्थापना करी बिंबिसार ने। उसके बाद से जो दूसरा वंश उठ के आया उसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, इसकी भी स्थापना शिशुनाग ने करी। और तीसरा वंश जो आया वो था नंद वंश। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भारत में विदेशी आक्रमण देखने को मिले, और चौथा वंश इस मगध में जो सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है वो है मौर्य वंश। ठीक है, ये सीरीज वाइज में बनाई गई हैं। ये कभी कभी एग्जाम्स में इनकी जो ऑर्डर है, जो ये सीरीज है, ये पूछ दी जाती है कि सबसे पहला वंश कौन सा था। तो ये एक सीरीज देखने को हमें मिली। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मगध के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का, 16 जनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा समृद्ध होने का कारण कौन कौन सा था। तो सबसे पहला मैं कारण जो रखूँगा वो है आर्थिक कारण।
उसके बाद मैं रखूंगा भौगोलिक, और तीसरा होगा हमारा राजनीतिक कारण। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर मैंने इस तीनों को इस सीरीज में ही क्यों रखा है। क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो पूरे भारत में एक क्रांति से दौड़ पड़ी। कारण ये हुआ कि पहले क्या था, जो सभ्यता थी उसे हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते थे, तो वो क्या थी, ज़्यादातर वो पशुपालन जैसी चीज़ों पे ही उनकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, जो जीवन यापन था, वो उस पर निर्भर रहता था। पर जब लोहे की खोज हुई तो उससे क्या हुआ कि एक लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, इससे हथियार बनाए जा सकते हैं, इससे हल और जो कृषि के जो चीज़ें हैं उनको बना करके कृषि किया जा सकता है, उससे फसल उपजाई जा सकती है। और ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक क्रांति से छिड़ गई। चूँकि जब एक क्रांति छिड़ी और लोगों ने क्या किया कि कृषि पे ज़्यादा जोर देना शुरू किया, तो लोगों के पास क्या हुआ, अपने खाने से ज़्यादा उपज होने लगी और इस उपज को लोगों ने इसे एज अ आर्थिक स्थिति और व्यापार करना शुरू कर दिया। कारण क्या हुआ कि लोगों के पास, जो वहाँ के नागरिक थे, उनके पास क्या राजस्व आने लगा, आमदनी होने लगी। तो जब आमदनी होने लगी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आमदनी और इस धन का इस्तेमाल किया जाए अपने आप को और शक्तिशाली बनाने में। और इस शक्तिशाली बनने में नगद का कुछ बोलते हैं परिस्थितियाँ और कुछ हालात ने भी इनका साथ दिया। तो कुछ अब इस तरह समझते हैं आर्थिक स्थिति की। जब उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ कि सारी की सारी जो क्षमता थी वो कृषि पर डिपेंडेंट हो गई, कृषि पर निर्भर हो गई। कृषि पर निर्भर होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे राजस्व, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा कृषि से आमदनी होने लगा और लोगों ने क्या किया कि उसे बेचना शुरू किया और राजस्व और या जो उसे आमदनी बोलते हैं वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जब ये कर रहे थे तो इनको एक और इसमें चीज़ें देखने को मिली। मगध क्या था, मगध जो था वो चारों तरफ से देखा जाए तो अगल बगल से वो जो गंगा नदी थी इसके पास से बहती थी। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति क्या हुई, भौगोलिक, ये जो आर्थिक और भौगोलिक हैं ये एक तरह से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये आर्थिक और भौगोलिक में से देखते हैं कि मगध प्रदेश के पास क्या हुआ कि गंगा नदी बहती थी। गंगा नदी के बहने के कारण क्या हुआ कि वहाँ की जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ देखने को मिली। जलोढ़ मिट्टियाँ क्या होती है, कृषि उपजाऊ होती हैं और कृषि उपजाऊ होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे फसल काफ़ी अच्छी होने लगी। लोहे की खोज ने उस पर एक और बोलते हैं कि एक प्लस पॉइंट उसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि लोगों के पास क्या हुआ कि उन्हें हल और जुताई करने के लिए जो साधन, जो मशीनें होती थी वो उन्हें मिले। इससे क्या हुआ कि इनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई। अब इस भौगोलिक को देखते हैं। मगध जो प्रदेश बना, इसका सबसे पहली जो राजधानी बनी वो कहाँ पे बनी, राजगिर में बनी। राजगिरी में इसकी पहली राजधानी बनी और आखिरी में बनी थी पाटलिपुत्रा में। अब इन दोनों को समझते हैं। जो राजगीर का हिस्सा है यह पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ों से घिरा होने के कारण क्या हुआ, किसी भी राजा के पास इतनी उस वक्त विशाल सेना नहीं थी कि वो पर्वत और पहाड़ की चढ़ाई करके किसी पे आक्रमण करे। तो भले ही शुरुआती दौर में ये संघर्ष कर रहे थे मगध प्रदेश, पर उस वक्त तक किसी राजा या किसी विदेशी ताकत ने इन पे हमला नहीं किया। तो ये इस बात से निर्भय थे, इस बात से बेफिक्र थे कि इन पे कोई आक्रमण करेगा। जब इनकी राजधानी पाटलिपुत्र जब शिफ्ट कर दी गई, जब उदयन ने इसे पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, उसके बाद क्या देखने को मिला कि पाटलिपुत्रा जो है ये इसको आज के तारीख में क्या बोलते हैं, हम पटना के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि ये पटना से है, ये पाटलिपुत्रा जो एरिया है, पाटलिपुत्रा एरिया के होते हुए ये क्या है, गंगा नदी बहती है। साथ ही साथ इधर से आती है कौन सी नदी, ये आती है अपनी गंडक नदी और इधर से आती है अपनी सोन नदी।
तो ये जो था ये चारों दिखाया जाए तो हर तरीके तरफ से ही यह एक जल दुर्ग से घिरा हुआ है। तो एक ये भी था कि उस वक्त किसी राजा और किसी के पास इतनी भी वो नेवी पावर भी नहीं थी, नेवी क्षमता भी नहीं थी कि वो जल के मार्ग से, पानी के मार्ग से आकर के इस पे आक्रमण करे। तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी इसे एक फ़ायदा मिला, आर्थिक स्थिति से ही मिला, क्योंकि जब गंगा के नदी के किनारे था तो ज़मीन उपजाऊ थी, तो कृषि उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। भौगोलिक स्थिति से ये मिला कि ये सारी चीज़ें होनी, तो ये अब जब क्या हुआ, इनके पास आर्थिक और भौगोलिक की जब सहायता बनी तो इन्होंने क्या किया कि अपने आप को और सुदृढ़ और अपने आप को ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश की। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा, जो वंशज जो आए इनके, चाहे वो हर्यंग वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ या मौर्य वंश हुआ, इन चारों वंशज में हर वंश में कुछ राजा ऐसे हुए जो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और कुछ का जो मोटो था, जो कुछ का जो नियम था, कुछ का सिर्फ वार नियम था, मतलब युद्ध करना, कुछ का जैसे जब हर्यंग वंश के जो शासक जिन्होंने स्थापना किया इन्होंने हर्यंग वंश के जो संस्थापक रहे, इन्होंने जो था एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब इसको बोलते हैं कि शादी के करके अपना साम्राज्य विकसित किया। इनका जो बेटा हुआ अजातशत्रु या आगे वाले जो नंद वंश के भी जो इनके बेटे हुए, महापद्म नंद के जो बेटे हुए धनानंद, इन्होंने लड़ाई करके और साम्राज्य को इकट्ठा करने में अपने आप को सुदृढ़ बनाया। कारण क्या था कि इनके ऊपर इनके भौगोलिक जो क्षेत्र था, राजधानी की वजह से, जल और पहाड़ी के घिरने की वजह से इन पे कोई आक्रमण कर नहीं सकता था। और ये क्या थे, ये जब इन पे आक्रमण नहीं हो रहा और इनके पास आमदनी हो रही है और ये सुदृढ़ बन रहे हैं, तो ये दूसरों पे आक्रमण कर करके और अपने पूरे साम्राज्य को और विस्तार और फैला हुआ बना रहे थे। अब समझते हैं कि राजनीतिक इससे फ़ायदा कैसे मिला। जब ये चारों वंश में चारों साम्राज्य के जब राजा ने अपने आप को सुदृढ़ बनाया तो इनको एक राजनीतिक विकसित मिला और इन्होंने क्या किया कि अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर क्षेत्र में, मेरा कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को विकसित किया। कारण क्या हुआ कि जो नंद वंश थे, नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, इनके पास लगभग बोलते हैं कि 2 लाख इनके पास सिर्फ पैदल सेनानी थे। 20,000 के आसपास इनके पास घोड़े हुआ करते थे। इनके पास क्या था कि ये जो नंद वंश थे उस वक्त जितने भी राजा थे सबके पास या तो उनके पास घोड़ों की सेना होती थी, नहीं तो उनके पास रथ हुआ करते थे। पर नंद वंश के पास क्या था कि ये पहली भारत की ये राजा बने जिन्होंने पास खुद की इन्होंने 3,000 करीब हाथियार रख रखे थे अपनी सेना में। तो इन्हें एक महत्वता और एक एडवांटेज बोलते हैं इन्हें इससे मिलता था और ये और पावरफुल होते थे। तो राजनीतिक विकास भी इनका एक मुख्य कारण बना जिससे मगध का काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी आखिर क्या क्या कारण हैं। आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारण से हमने ये समझा कि किस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ, कौन कौन से इसके वंश आए। ये 4 इसके वंश सीरीज में आते हैं। नंद वंश के बाद क्या हुआ था कि भारत में उस वक्त विदेशी आक्रमण हुए थे, सिकंदर का हमला हुआ था, फिर मौर्य साम्राज्य आया, फिर उसके बाद से एक अलग चीज़ें जिसमें सबसे जो अहम शासक बने चंद्रगुप्त मौर्य बने, फिर उनके जो पुत्र बने बिंदुसार, फिर उनके जो बेटा बने वो पुत्र हुए वो अशोक थे। इन लोगों के बारे में हम डिटेल में जो अपकमिंग जो वीडियो लेक्चर में बनाने वाला हूँ उसमें एक एक करके हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और साथ ही साथ विदेशी आक्रमण के बारे में हम पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स या फिर जो क्विज़ होते हैं उसे हम अपडेट करते रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ से आपको फ्री में, मुफ्त में डेली कुछ हिंदी और इंग्लिश प्रकाशन के जो अखबार होते हैं उनकी PDF फॉर्म आपको फ्री में वहाँ से आपको मिल सकती है। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और जो फेसबुक जो पेज है वहाँ से भी आप फॉलो करके डेली हैंड रिटेन नोट्स के कुछ अपडेट्स या जो भी साइंस फैक्ट्स हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।